नेपाल जो है वो एक नए कैप्टन की तलाश में है और इसीलिए उसने चार अलग अलग टीम्स बनाई हैं, चार अलग अलग कप्तान बनाए हैं और आपको इस सीजन के बाद एक नया कैप्टन मिलेगा। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बातें हो रही हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि जी ऐसा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपके सामने अभी सिनेरियो रखूंगा और आप मुझे बताना कि उस सिनेरियो के बेसिस पर क्या ये सही होगा या नहीं होगा, इसलिए क्योंकि नेपाल क्रिकेट का फ्यूचर अभी इसी मूवमेंट पर, इसी CWC L2 की परफॉर्मेंस पर काफी हद तक डिसाइड हो जाएगा। कितना आगे या कितना पीछे, ये टूर्नामेंट जो है वो डिसाइड करके रख देगा और इस टूर्नामेंट से पहले आपके पास एक नया कोच ऑलरेडी आ चुका है। सो अब क्या क्या उसमें चेंज आना है, सबसे पहले आपको मैं रोहित पौडेल के नंबर बताता हूं और फिर उसके बाद मैं आगे इनके हटने या ना हटने और सिनेरियो क्या क्रिएट होगा उस पर बताऊंगा और आप मुझे इस डिस्कशन में सिर्फ ये बताना कि क्या आपके हिसाब से ये सही फैसला होगा या नहीं होगा। सबसे पहले रोहित पौडेल ने नेपाल का कप्तान बनने के बाद लगभग 53% जो उनका विनिंग परसेंटेज रहा है एज अ कैप्टन इन दिस टीम वो रहा है। और उसके बाद अगर आप एज अ प्लेयर देखते हो, और जो भी मैं डेटा स्टेट कर रहा हूं इसमें, ये सारा का सारा मैंने ESPN क्रिकेट इन्फो से निकाला है। कुछ कहीं कहीं डेटा जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, तो वो डेटा जो फ्लक्चुएट हो रहा था उसको मैंने रहने दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगह ये दिखा रहा था उन्होंने 42 मैचेस में कप्तानी की है और कुछ जगह दिखा रहा था 43 मैचेस में। सो ये डेटा जो एग्जैक्ट नहीं था, तो इसलिए जहां पर एग्जैक्ट डेटास नहीं थे वहां मैंने उसको साइड में रहने दिया, बट जो डेटा थोड़े से फैक्चुअल लगे उसको मैं आपके सामने फिलहाल रख रहा हूं। सो सबसे पहले रोहित पौडेल ने जो ESPN क्रिकेट इन्फो के हिसाब से 43 मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें उनके रन जो है वो 945 हैं, उनका एवरेज जो है वो 24 है। तो एक कैप्टन एज अ कैप्टन उनका एवरेज 24 का, वहीं आप एज अ नॉन कैप्टन देखते हो तो उनका एवरेज है 38 का। उनके रन हैं 808, लेकिन उन्होंने सिर्फ 25 मैचेस, तो एक तरफ 25 मैचेस, एक तरफ 43 मैचेस, मैचेस का भी काफी फर्क है। और 808 रन, 945 रन बहुत डिफरेंस नहीं, आप मैचेस में देखो कितना डिफरेंस है, बट रन में उतना डिफरेंस नहीं है। वहीं आप एवरेज देखते हो तो एज अ कैप्टन उनका एवरेज 24 का और एज अ नॉन कैप्टन उनका एवरेज 38 का है। सो ये प्रूव करता है कि रोहित जो है वो नॉन कैप्टन जब थे तब ज्यादा अच्छे रन कर रहे थे और ज्यादा उनके एवरेज और उनके रन में डिफरेंस दिख रहा था। बजाते जब जिम्मेदारी कप्तानी की आ गई तो उसके बाद वो थोड़ा सा डिप डाउन हो गए। ODIs की बात कर रहा हूं। अब आते हैं उस सिनेरियो पर। देखो, नेपाल इस टाइम पर CWC L2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेग खेलने जा रहा है और इस टाइम पर आपके पास एक नया कोच आया और नए कोच के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी 26 तारीख से, जब आपके वो जो कैंप है ना जिसमें 4 टीम बनाई गई है, उस 4 टीम में जब प्लेयर्स खेलने शुरू करेंगे, 4 अलग अलग कैप्टन। तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले देखोगे कि भैया क्या अपडेट है, मतलब किसको किसको पिक करना है। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि नेपाल ने कैप्टन चेंज कर दिया, ठीक है, अब आपके पास नया कोच है, आपके पास नया कैप्टन है और आई एम वेरी श्योर इस लीग के बाद आपके पास नई टीम भी होगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे। सो नया कोच, नई टीम, नया कैप्टन। फॉर एग्जाम्पल आप CWC हार जाते हो, जस्ट टेलिंग यू कि हारने से मतलब है कि आप ऊपर नहीं जा पाते हो, आप पॉइंट टेबल में नीचे ही रह जाते हो। और उसके बाद अब आप बताओ मुझे अकाउंटेबल कौन होगा? क्या नया कोच अकाउंटेबल होगा, क्या नया कैप्टन अकाउंटेबल होगा, या फिर नई टीम अकाउंटेबल होगी? क्योंकि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप अभी सब कुछ चेंज कर देते हो तो जब कोच आएंगे स्ट्रेट लॉ, वो भाई नए कैप्टन के पास जाएंगे, उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितनी रोहित पौडेल के पास होगी। वो नई टीम से बात करेंगे, वो नई टीम भी उतना अच्छे से इकट्ठा नहीं होगी जितना अच्छे से पिछले वाले कैप्टन के साथ इकट्ठा हो सकती थी। सो आपके पास सब कुछ नया है। आप जब अगर की बात करूं, अगर हार जाते हो और आप बात करते हो रोहित पौडेल से, तो रोहित कहेंगे कि भैया मैं तो कैप्टन हूं ही नहीं, मतलब मुझे तो आपने पहले ही हटा दिया, सो मैं कुछ जवाब दे ही नहीं सकता हूं। आप जब नए कैप्टन के पास जाओगे वो बोलेंगे भाई मैं तो अभी कैप्टन बनाऊं, अब तो मैं टीम को समझ ही रहा हूं, ये तो पहला सीजन है, मैं कैसे जवाब दूं, ये तो अभी भी मैं बनाऊं। तो आप कोच के पास जाओगे वो बोलेंगे भाई मैं तो शुरुआत की है, अब शुरुआत में ही सारे जवाब दे दूं, ये तो पहला सीजन है, मैं एक दो खेल तो लूं, एक दो बार टीम को समझ तो लूं, समझा तो लूं, उसके बाद तो बताऊंगा। सो कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि सब तो नए रहेंगे। सो अगर वाकई आप इस 4 टीम के बाद एक कप्तान नया चुन रहे हो तो मुझे बस ये लगता है कि कोई हर्ज नहीं, मतलब आप ठीक है आप नया कप्तान बनाओ। मेरे हिसाब से टाइमिंग बस शायद सही नहीं होगी, बिकॉज कोच भी नया, कैप्टन भी नया, टीम भी नहीं, कोई किसी के साथ घुल मिल ही नहीं पाएगा, उसको इतना टाइम ही लगेगा घुलने मिलने में जब तक CWC L2 का लेग शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से कप्तान अगर चेंज करना है इस टीम को तो शायद इस लेग के बाद चेंज करें, मेरे हिसाब से। मतलब आपकी मर्जी है, आप चेंज जब भी करो, बट मेरे अकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा, अगर नेपाल जीतेगा, अगर नेपाल हारेगा, अगर जीत जाता है तो आपको समझ में आएगा कि एक नया कोच और रोहित पौडेल अच्छे से साथ में काम कर रहे हैं। अगर नहीं जीतता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया यहां पर रोहित पौडेल जो है वो अब कप्तानी के लायक नहीं है, तो अब इनके आगे आप कप्तानी पर नहीं जा सकते हो। सो मेरे हिसाब से एक फाइनल फैसला लेने के लिए ये सही है अगर
आप इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बाद चेंज करो, कप्तान को खास करके। बाकी टीम तो ठीक है, मैं वाकई चाहता हूं कि आप एक अच्छी टीम और एक दुरुस्त टीम लेकर आओ, आप एक नई टीम लेकर आओ, बिकॉज जहां जहां पर कमियां हैं वहां वहां पर आप काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप आसिफ शेख की टीम देख लो, इसमें कुछ प्लेयर हैं, जैसे इसमें ईशान पांडे हैं। ईशान पांडे इज अ वेरी गुड प्लेयर, हमने देखा है उन्होंने किस तरह से शॉर्ट फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट दोनों अपने आप को प्रूव किया है। सो वहां पर आप ईशान पांडे की को ध्यान से देख सकते हो, उनको टीम में रखने के बारे में बात कर सकते हो, सोच सकते हो उनके गेम को, इस पर्टिकुलर जो आपने चार टीम बनाई है उस चार टीम के मैचेस में 26 से जो शुरू होंगे उसके मैचेस में उन पर क्लोजली ऑब्जर्वेशन रख सकते हो। इंस्टेड नए कप्तान बनाने से आप अच्छे प्लेयर्स को लेकर जाने के बारे में सोच सकते हो। आप अर्जुन कुमार के बारे में सोच सकते हो कि भाई इसको ध्यान रखते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं, ये एक अच्छा प्लेयर है, इस पर किस तरह से काम किया। आप पवन सराफ की तरफ देखकर सोच सकते हो, आप रिजान धाकल की तरफ, ये जो प्लेयर है, जैसे मैं अभी एक टीम की बात कर रहा हूं, मैं आसिफ की टीम की बात कर रहा हूं फिलहाल। सो ये जैसे शेर मल्ला हो गए, सो इन प्लेयर्स की तरफ आप देख सकते हो कि यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन पर आप खास ध्यान रख के काम करके इनको बना करके आगे लेकर जा सकते हो अपनी टीम के। और जाहिर सी बात है आप 15 ही प्लेयर लेकर जाओगे, आपने 50-52 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, आपने अंडर 19 से कुछ प्लेयर, जैसे संतोष यादव आप अंडर 19 से लेकर आए हो, तो आप कुछ प्लेयर 3 प्लेयर आप अंडर 19 से लेकर आए हो, इसमें ऐड किया आपने, आपके पास 51-52 प्लेयर्स टोटल हैं, आप इसमें से लेकर 15 ही जाओगे। बट ये कुछ प्लेयर हैं जिन पर आप खास ध्यान रख सकते हो। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन, अभी आप ये कर सकते हो कि आप उन प्लेयर्स की तरफ नजर डालो जो प्लेयर आपको वाकई हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी अच्छी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, जैसे पवन सरफ हो गए, जैसे ईशान पांडे हो गए, जैसे शेर मल्ला हो गए, रिजान धाकल हो गए, और भी कुछ प्लेयर इसमें जिस पर आप नजर डाल सकते हो। हाँ, अंडर 19 से जो प्लेयर आए, जैसे संतोष आए, युवराज आए, नरेंद्र भट्ट आए, इन पर आपको देखना होगा कि क्या ये वाकई उस बड़ी लीग के लिए तैयार है। नहीं तो आप फिलहाल इनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखो, ये प्रैक्टिस टीम के साथ करेंगे, थोड़ा और ग्रो होंगे, आने वाले टाइम में आप इनको टीम में ऐड कर सकते हो। अभी इनको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखो और सो दैट उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्रो। जैसे आप दीपेंद्र सिंह आयरी की टीम में देखो, विनोद भंडारी इज अ गुड प्लेयर, आप मयान यादव की तरफ देखो, इज अ गुड प्लेयर, आप कुशल बुटेल तो ऑब्वियसली इज डूइंग गुड, बट आप मयान यादव की तरफ देखो, आप विनोद भंडारी की तरफ देखो, तो ये वैसे कुछ प्लेयर हैं। आप ललित तो खैर टीम में है, आप किरण की तरफ देखो, किरण थुंगाना की तरफ, थगुना की तरफ, तो ये वो कुछ प्लेयर है जिन पर आपकी खास नजर हो सकती है। आप कमाल सिंह आयरी की तरफ देखो, ये वो प्लेयर है जिनको आप देख करके रख सकते हो और इन पर इस पर्टिकुलर ये जो अभी टूर्नामेंट होगा इस पर खास नजर बना सकते हो कि हाँ भाई ये हमारे प्लेयर हैं जिन पर हम खास नजर रखेंगे, जिनको हम ले जाने का सोच रहे हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही तो इनमें से कोई 2-3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर, जितने आपको लगे आप उसको पिक कर सकते हो। बिकॉज आपको 15 की टीम बनानी है, सो जाहिर सी बात है जो आपकी ऑलरेडी टीम है उसमें से अगर 11 के 11 नहीं तो कम से कम 7-8 तो रहेंगे, बचे 7-8 जो होंगे वो आपको यहां से उठाने होंगे। सो बचे हुए 7-8 में से आप इन प्लेयर्स की तरफ देख सकते हो। विशाल पटेल ने अभी 7 विकेट लिया था मध्य प्रीमियर लीग में, आप उनको देख सकते हो कि भाई कैसा लेफ्ट आर्म पेसर है, किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, क्या इसको हम आगे सोच सकते हैं। आप जिस कंडीशन में जाकर गेंदबाजी करोगे वहां पेसर फ्रेंडली कंडीशन होगी, तो क्या वहां पर आपको लेफ्ट आर्म पेसर हेल्प करेगा? आपका वैसे भी लेफ्ट आर्म पेसर मतलब है बट आप उसको उतना यूटिलाइज नहीं करते हो। सो ये वो मैं कह रहा हूं कि आप इनकी तरफ अगर नजर डालते हो ज्यादा बेहतर हो। आप अगर संदीप की टीम में देखो, त्रितराज दास है, अभी काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे, शुभ कंसाकर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, शहाब आलम है, वो हमेशा भाई टक्कर में रहते हैं, बशीर अहमद ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली, आप उनकी तरफ देख सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, नंदन यादव है, आकाश चंद है। सो ऐसे बहुत सारे प्लेयर, अगर आप पूरी लिस्ट निकालते हो हर टीम की, तो हर टीम में आपको 4-5 प्लेयर ऐसे दिख जाते हैं जिनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही हैं और जो आपको ऐसा कुछ करके दे सकते हैं जिससे टीम को फायदा हो, जहां से आप कुछ निकाल सको। हां, रोहित पौडेल के अंदर जो मेजर चेंज की जरूरत है वो है उनकी पूरी आइडियोलॉजी कप्तानी की। मतलब वहां पर आपको चेंज की भैया, वो जो जब आप लर्निंग मूड में होते हो ना कि भैया विल लर्न। जैसे आप बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप याद करो जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली वाज द कैप्टन, लास्ट दिन मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो मैच था, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा, जहां पर विराट ने कहा था कि मेक देम फील लाइक हेल, कि भैया वो मैच आपका था नहीं, आपने वहां पर आपने माइंडसेट बना लिया मैदान में उतरने से पहले कि ये जो मैच है ये हमें एट एनी कॉस्ट हारना नहीं है और सामने वाले को परेशान कर देना, सामने वाले पर चढ़ जाना है। अगर वहीं पर आप ये कह देते कि चलो गाइस विल ट्राई कि हम इसको ड्रॉ तक ले जाएं, विल ट्राई कि हम इसको रोक सकें, वहीं पर आप बॉडी लैंग्वेज अपनी नॉर्मल कर लेते, मामला खत्म हो जाता। आप अभी हाल फिलहाल में देखो लखनऊ सुपर जायंट्स का मामला बिल्कुल खत्म है। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत जो है उनका शोल्डर डाउन हो गया है। पिछले मैच की बात कर रहा हूं, पिछले मैच में एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी एलएसडी जो है वो एकदम डाउन ही पड़ी। क्यों? क्योंकि उनका कप्तान जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गया है। सो अगर विराट कोहली अपने अग्रेशन से बूस्ट करके टीम को उठा सकते हैं, अगर रोहित शर्मा अपने अंदाज से, गाली देकर ही से बट अपने अंदाज से अगर टीम को उठा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, हारे हुए मैच में लास्ट क्लास में जान डाल सकते। T20 वर्ल्ड कप हार गया था इंडिया, लास्ट में आकर के एक ओवर ने मैच जो है पूरा चेंज कर दिया।
सो वो रोहित को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो रोहित पौडेल को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप मैच नहीं हारते हो जब तक लास्ट बॉल नहीं पड़ जाती है, और आप ये नहीं करते हो कि हम वहां सीख के जा रहे हैं कि वी हैव लर्न समथिंग। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक पर्टिकुलर चीज है जिस पर रोहित पौडेल को काम करना पड़ेगा। अगर यहां पर काम नहीं हुआ देन ऑब्वियसली आपको कप्तान चेंज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। वहां पर तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि भाई ये बंदा तो पहले ही फाइट करने को तैयार नहीं है, ये बंदा पहले ही बैकफुट पर रखा हुआ है। सो मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, और फिर मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि आप जवाब दो इसका, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर ये होगा कि रोहित की जो आइडियोलॉजी है लर्निंग वाली, उसको हटा करके थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट अगर स्टुअर्ट लॉ डाल सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और इस टाइम पर अगर आप कप्तान चेंज कर दोगे, नई टीम के साथ नए कोच के साथ घुसोगे, जाहिर सी बात है भाई अगर आसिफ कप्तान बनते हैं, लेट्स से जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैं ये नहीं करूं आसिफ को कप्तान बनाओ या फिर दीपेंद्र आर्य को कप्तान बनाओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप बनाते हो आर्य को कप्तान या आसिफ को कप्तान, जाहिर सी बात है टीम चेंज होगी, बिकॉज नया कप्तान होगा, अपने हिसाब से प्लेयर पिक करेगा, उसके हिसाब से अगर किसी प्लेयर को बाहर करना होगा बाहर भी कर देगा, किसी को अंदर लेना होगा अंदर भी ले लेगा। सो आप सोचो नया कप्तान होगा, नई टीम होगी, नया कोच होगा, और आप एक बहुत क्रूशल बहुत इंपॉर्टेंट मैच के लिए जा रहे होगे। अगर जीत जाते हो फिर तो कोई कहानी नहीं, मतलब फिर तो रोहित के साथ जीतो, किसी से जीतो, जीतने पर कोई इशू नहीं होता है। हारने पर अकाउंटेबिलिटी क्या कोई भी ले पाएगा? जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तो सब रिलैक्स हो जाएंगे, सब चिल रहेंगे भाई। ना रोहित इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हम हारे हैं मेरी वजह से, ना स्टुअर्ट लॉ इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हम हारे हैं हमारी वजह से, ना ही कोई नया कप्तान इस बात को एक्सेप्ट करेगा, और ना ही टीम का कोई खिलाड़ी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमारी वजह से हारे हैं। सो मेरे हिसाब से एक बड़े टूर्नामेंट से पहले कप्तान को चेंज करना इज नॉट अ गुड आइडिया। बट अगर आप ये फैसला लेते हो तो जीतने पर तो सब ठीक रहेगा, हारने पर थोड़ी सी मुसीबत जो है वो बढ़ जाएगी और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, और फिर से आप उसी जोन में आ जाओगे जहां हारने के बाद भी आप एकदम रिलैक्स रहोगे। आई रियली वांट कि आप जीतो, बट मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं लेगा, सब वहां से सरक जाएंगे और आप किसी से सवाल नहीं उठा पाओगे। ना आप कोच पर सवाल उठा पाओगे, ना आप कैप्टन से, ना आप टीम पर, आप किसी से सवाल नहीं उठा पाओगे, और वहां पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या ये सही टाइम है? देखो मैं रोहित को कप्तान रखने या ना रखने के कोई फेवर में नहीं हूं, मतलब आप हटाओ रखो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से टाइम दुरुस्त नहीं। अगर आपको हटाना है इसके बाद हटा देना, नया कप्तान ले आना, नई टीम बना देना। लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टेड रोहित को हटाने से, ये जो मैंने कुछ नाम लिए, क्या कहते हैं, नंदन यादव हो गए, आकाश चंद हो गए, ऋतुराज दास हो गए, ये जो मैंने कुछ नाम लिए, ईशान पांडे हो गए, इन पर अगर कोई ज्यादा काम करे कि भाई इनमें से मुझे कुछ अच्छे प्लेयर उठाकर ले जाने हैं, तो शायद वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। और ये चारों कप्तानों के साथ मिल करके काम करे कि भाई आपकी टीम में ये है, आपकी टीम में ये है, आपकी टीम में, मुझे सब मिला करके 5-5 नाम सब दो कि मैं किस में से कौन से प्लेयर पर ज्यादा वो कर सकता हूं, सब मिलाकर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप नए कप्तान की तरफ जाओगे तो पहले तो टीम में डिवीजन शुरू होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट में भी उसका असर दिख सकता है। दिस इज माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है, क्या प्लेयर्स पर ध्यान देना इस टाइम पर ज्यादा सही है या कप्तान चेंज करने पर ध्यान देना ज्यादा सही है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।